Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start Registration Act 1908. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में। तो जानते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता क्या है। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है ये बात करता है डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर होगा, कौन पर्सन है जो इन्हें रजिस्टर कर सकता है और किन पर्सन के द्वारा डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर करवाया जा सकता है, और ये जो पर्सन है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहा है उसे कौन अपॉइंट करेगा और क्या प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का, और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है मतलब ज़रूरी है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ये सारा का सारा बताता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, इसमें 93 सेक्शन है, इनमें से कुछ जो है रिपील्ड हो चुके हैं और ये जो 93 सेक्शन है ये डिवाइड किए गए हैं 15 पार्ट में। ठीक है, मतलब जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया जाना किसी भी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा जो कि अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया जाना किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा जो कि अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी देखते हैं पार्ट वन में दो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल से, एक्सटेंट से एंड कमेंसमेंट से। सेक्शन 1 जो बताता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को जाना जाएगा द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के नाम से, और ये जो एक्ट है ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कर सकती है रजिस्ट्रेशन एक्ट से। ठीक है, मतलब ये बोल सकती है कि ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये बना तो 1908 में था और इन फोर्स में आया था 1909 में। ठीक है, इट केम इनटू द फोर्स इन 1909 में। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, मतलब इस एक्ट में जो भी वर्ड्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे उनकी डेफिनेशन के बारे में, उनका मतलब क्या है। ठीक है, ये उनके बारे में बताता है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस एक्ट में यूज़ किए जाने हैं उनका मीनिंग बताता है, डेफिनेशन बताता है सेक्शन 2। एडिशन का मतलब कोई भी पर्सन जिसे कि डिस्क्राइब किया गया है उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से, मतलब जहाँ पे वो रहता है उस प्लेस के नाम से उसे जाना जाता है, या फिर उसके प्रोफेशन से, जहाँ ट्रेड से, या फिर रैंक से, या फिर टाइटल से किसी भी पर्सन को अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो वो एडिशन माना जाएगा। इन केस अगर इंडिया में है तो उस पर्सन के नेम के साथ उसके फादर का नेम एंड फिर मदर का नेम भी लगाया जाएगा। ठीक है, और बुक में इंक्लूड किया गया है कोई भी पोर्शन ऑफ बुक, कोई भी बुक है उसका पोर्शन, या फिर कोई भी नंबर ऑफ़ सीट है जो कि मिलकर फॉर्म करते हैं किसी बुक को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है A4 शीट के ऊपर अपने नोट्स बना लेते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट के। ठीक है, और ये जो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आप उसे स्टेपलर करके रख लेते हो तो ये एक बुक की फॉर्म ले लेता है। मतलब ये जो नोट्स हैं ये बुक की फॉर्म ले लेंगे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, मतलब कोई भी नंबर ऑफ़ सीट है उनके ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया गया है तो वो एक बुक ही माना जाएगा। ठीक है, उसको बुक्स में ही इंक्लूड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप सबको पता ही है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है और सब डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर जो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट आती है वो होती है सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंक्लूड किया गया है इन्होंने हाई कोर्ट्स को, उन हाई कोर्ट्स को जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और इंडोर्स्ड का क्या मतलब है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है उसके ऊपर अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है डेट वगैरह लिखता है या फिर नंबरिंग वगैरह करता है या फिर उस पार्टी के सिग्नेचर वगैरह लेता है जो उसे रजिस्टर करवाने के लिए आई है, तो ये इसे इंडोर्स माना जाएगा। ठीक है, उसे बोला जाएगा डॉक्यूमेंट को इंडोर्स कर दिया गया है। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर होने के लिए आया है और रजिस्टरिंग ऑफिसर उसके ऊपर लिख देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड हो चुका है, और साथ में उसके ऊपर डेट लिख देता है, अपने सिग्नेचर कर देता है और पार्टीज़ के सिग्नेचर करवा लेता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसे इंडोर्समेंट माना जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के उस ऊपर नंबरिंग करना, उसे जो है कुछ भी लिख देना डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो इंडोर्समेंट माना जाएगा। और इसका जो
क्लॉज 6 है वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है लैंड को, बिल्डिंग को, हेरिडिटी अलाउंस को, या फिर राइट ऑफ वे को, मतलब किसी रास्ते के ऊपर जाना, या फिर कोई भी फिशरीज़ है, और कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो कि लैंड से अराइज होता है, ठीक है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड किया जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पदार्थ है जो कि परमानेंटली लैंड से जो है अटैच्ड है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगा। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये तीनों चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और इंडिया का मतलब क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 6A क्या कहता है। इंडिया का मतलब हमारी टेरिटरी, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। लीज़ में क्या इंक्लूड किया गया है, लीज़ में इंक्लूड किया गया है काउंटर पार्ट, कबूलियत, अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई एंड एन एग्रीमेंट टू द लीज़, ठीक है। माइनर कौन होगा, माइनर वो बंदा है जिसने अटेंड नहीं की है, मतलब उसकी जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो ऑब्टेन नहीं किया है, वो है माइनर। किसी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग लॉ में अलग अलग एज जो है मेजॉरिटी की वो बताई गई है। पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बंदे ने जो है एज ऑफ मेजॉरिटी ऑब्टेन नहीं की है तो वो माइनर ही माना जाएगा, ठीक है। जब तक बंदा जो है एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड नहीं कर रहा है, ऑब्टेन नहीं कर लेता, तब तक वो माइनर ही माना जाएगा पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्री, ये सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएंगे, ठीक है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। रिप्रेजेंटेटिव में इंक्लूड किया गया है माइनर का जो है गार्जियन, या फिर कोई भी लुनाटिक जहाँ इडियट पर्सन है उसका गार्डियन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव में इंक्लूड किया गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई भी गार्डियन है माइनर का वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही माना जाएगा, या फिर कोई लुनाटिक पर्सन जो कि थोड़े सुबह को तो ठीक था बट रात को होते होते वो पागल हो जाता है, ठीक है। और इडियट मतलब जो जन्म से ही बेवकूफ़ है, पागल है, ठीक है, उनका जो गार्डियन है वो भी रिप्रेजेंटेटिव में माना जाएगा। इसका जो पार्ट 2 है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 16A तक के प्रोविज़न जो है पार्ट 2 में कवर किए गए हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, ये जो सेक्शन 3, 5, 6, 7 एंड 8 है, इसमें जो भी अपॉइंटमेंट या फिर इस्टेब्लिशमेंट होनी है ये सारी की सारी की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। मतलब ये कि सेक्शन 3, 5, 6, 7 एंड 8 में जो भी अपॉइंटमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट होनी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी। इन सब में हाथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा। सेक्शन 3 बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब इंस्पेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा। इंस्पेक्टर जनरल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। ये जो इंस्पेक्टर जनरल है ये सबसे ऊपर होता है, इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद आता है रजिस्ट्रार एंड फिर आ जाता है सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार, और फिर उसके नीचे जो ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो होंगे, ठीक है। सेक्शन 3 तो बात करते हैं इंस्पेक्टर जनरल के बारे में कि इंस्पेक्टर जनरल को भी अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और सेक्शन 5 जो बात करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सेक्शन 4 जो है वो रिपील हो चुका है। सेक्शन 5 बताता है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये जो सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट है ये भी फॉर्म की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। और इनमें जो भी अल्ट्रेशन वगैरह होगी वो नोटिफाइड की जाएगी ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। और सेक्शन 6 जो है वो बताता है रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होगी, और अगर सब डिस्ट्रिक्ट में किसी रजिस्ट्रार को रखना है सब रजिस्ट्रार को, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, ये जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं, रजिस्ट्रार का ऑफिस एंड सब रजिस्ट्रार का ऑफिस, ये भी इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही। वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिस होंगे, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों के ऑफिस को एक भी कर सकती है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार का ऑफिस एक भी
कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। सेक्शन 7 जो है ये सिंपली यही बताता है। सेक्शन 8 जो बताता है इंस्पेक्टर्स ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ये जो रजिस्टरिंग ऑफिस हैं उनमें इंस्पेक्टर्स, जो भी इंस्पेक्टर वगैरह काम करेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी वगैरह भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही प्रेस्क्राइब करेगी। और ये जो इंस्पेक्टर हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे इंस्पेक्टर जनरल के, मतलब ये इंस्पेक्टर जनरल के सबॉर्डिनेट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, ठीक है। सेक्शन 9 जो है वो रिपील्ड है। सेक्शन 10 बात करता है एब्सेंस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड वैकेंसी इन हिज ऑफिस। जब जो है रजिस्ट्रार जो है वो एब्सेंट है तब क्या होगा, या फिर उसके ऑफिस में जो है वैकेंसी है तो क्या होगा। अगर रजिस्ट्रार जो है एब्सेंट है एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन के बिना किसी भी और डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रार है एब्सेंट है तो उसकी प्लेस पर जो है आईजी है किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ रजिस्ट्रार, कि वो रजिस्ट्रार का काम करे, ठीक है। आईजी की ड्यूटी है कि वो किसी अन्य पर्सन को, किसी और पर्सन को अपॉइंट करे रजिस्ट्रार की प्लेस पर की काम करने के लिए। अगर जो ये जो आईजी है वो फेल हो जाता है किसी पर्सन को अपॉइंट करने में, मतलब रखने में, कि हाँ तुम जो है रजिस्ट्रार हो, अब से ऐसे पर्सन को रखने में नाकामयाब हो सकता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये जो जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो ऑफिस है आता है, उस कोर्ट का जज जो है वो एज अ रजिस्ट्रार काम करेगा जब तक कि ये जो रजिस्ट्रार है वो एब्सेंट है तब तक, या फिर जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस रजिस्ट्रार की प्लेस पर उस रजिस्ट्रार की वैकेंसी को फिल नहीं कर देती, तब तक जो है जज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो एज अ रजिस्ट्रार काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर रजिस्ट्रार जो है एब्सेंट है एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन, तब आईजी जो है किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ रजिस्ट्रार। अगर आईजी जो है अपॉइंट नहीं करता है तब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है वो अपॉइंट होगा एज अ रजिस्ट्रार, मतलब वो रजिस्ट्रार का काम करेगा जब तक कि जो है कोई न्यू रजिस्ट्रार आ नहीं जाता या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इस वैकेंसी को फिल नहीं कर देती, तब तक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो रजिस्ट्रार का एज अ रजिस्ट्रार काम करेगा, ठीक है, उसे रजिस्ट्रार ही माना जाएगा। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बताता है व्हेन एनी रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी टाउन। अब पहले प्रेसिडेंसी टाउन को एक्सक्लूड कर दिया गया था, अब इंक्लूड कर दिया गया इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी टाउन। अगर रजिस्ट्रार जो है एब्सेंट है तब आईजी जो है किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा कि वो रजिस्ट्रार की प्लेस पर काम करें। अगर आईजी फेल हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगी एज अ रजिस्ट्रार। मतलब अगर आईजी जो है इंस्पेक्टर जनरल जो है फेल हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि चल भाग यहाँ से, अगर तुझसे नहीं होता तो हम कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी अन्य पर्सन को। सेक्शन 11 जो है बात करता है वो, ये सेक्शन 10 था, अब सेक्शन 11 ये बात करता है कि जब एब्सेंस है रजिस्ट्रार ऑन द ड्यूटी हिज डिस्ट्रिक्ट, अगर रजिस्ट्रार जो है वो छुट्टी पे गया हुआ है तब क्या होगा। तब ये जो रजिस्ट्रार है वो किसी भी सब रजिस्ट्रार को या फिर किसी भी पर्सन को बोल सकता है कि वो उसकी ड्यूटी जो है परफॉर्म करे। मतलब जो रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ हैं वो कोई और पर्सन या फिर उसके जो सबॉर्डिनेट है सब रजिस्ट्रार, उसे भी बोल सकता है ये जो रजिस्ट्रार है कोई भी काम करने के। ये जो रजिस्ट्रार है अपने जो सबॉर्डिनेट है सब रजिस्ट्रार, उसे बोल सकता है कि वो उसकी प्लेस पर जो ड्यूटीज़ हैं उसकी वो परफॉर्म करे, ठीक है। सेक्शन 11 सिंपली यही कहता है। सेक्शन 12 की बात करें तो ये बताता है कि एब्सेंस ऑफ द सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अगर ये जो सब रजिस्ट्रार है वो एब्सेंट है या फिर उसके ऑफिस में जो अगर वैकेंसी है तो क्या होगा। तब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो उसकी सब रजिस्ट्रार की प्लेस पर किसी और पर्सन को अपॉइंट करें कि वो सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी जो है परफॉर्म करे, ठीक है। ये बात अगर जो है सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा किसी भी पर्सन को कि हाँ जब तक जो है कोई पर्सन स्टेट गवर्नमेंट किसी को बोल नहीं देती तब तक जो है वो सब रजिस्ट्रार के प्लेस पर जो है काम करे, ठीक है। ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, ठीक है। और सेक्शन 3 सिंपली यही बताता है कि अगर सेक्शन 10, 11 एंड 12 में जो भी कुछ डिसीजन लिया गया है किसी भी ऑफिसर के द्वारा
उसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है इन सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10, 11 एंड 12 के अंडर, तो उसकी रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। किसके द्वारा भेजी जाएगी? आईजी के द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 13 सिंपली यही कहता है। और सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं ये भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। और सेक्शन 15 बताता है कि सील ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। सेक्शन 15 बताता है, 15 ये बताता है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास एक सील होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि अगर सील जो है रजिस्ट्रार की है तो उसके ऊपर लिखा होगा द सील ऑफ द रजिस्ट्रार, एंड अगर सब रजिस्ट्रार की सील है तो उसके ऊपर लिखा होगा सील ऑफ द सब रजिस्ट्रार। ये किस लैंग्वेज में लिखा होगा? या तो इंग्लिश में लिखा होगा या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ इस गवर्नमेंट में इस लैंग्वेज में लिखा जाए सील के ऊपर, ठीक है। और सेक्शन 16 क्या कहता है? 16 क्या कहते हैं, मतलब सेक्शन 16 क्या कह रहा है? सेक्शन 16 बोल रहा है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्स। ये जो रजिस्टर बुक्स हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएंगी, और इन बुक्स को रखने के लिए फायर प्रूफ बॉक्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ये फायर प्रूफ बॉक्स क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है जिनका रिकॉर्ड जो है रखा जाना है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इसलिए फायर प्रूफ बॉक्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। सेक्शन 16A क्या कह रहा है? सेक्शन 16A कह रहा है कीपिंग ऑफ द बुक्स इन अ, ये जो रिकॉर्ड है इन्हें कंप्यूटर फ्लॉपीज़ में भी रखा जाएगा, फिर डिस्कटॉप में भी रखा जाएगा, डिस्क में भी रखा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 16 सिंपली यही कह 16A सिंपली यही कहता है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतने ही सेक्शन करने थे और बाकी के सेक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने कवर कर लिया सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16A तक के प्रोविज़न, ठीक है। सेक्शन 1 में बात की थी हमने कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को जाना जाएगा उसके नेम से, और एक्सटेंड होगा पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये जो इनैक्ट किया गया था, इन्फोर्स में आया था 1909 में इन्फोर्स में आ गया था। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस देखी थी। सेक्शन 3 में बात की थी कि आईजी को कौन अपॉइंट करेगा। सेक्शन 3, 5, 6, 7 एंड 8 में जो भी इस्टेब्लिशमेंट या फिर अपॉइंटमेंट होनी है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी। एंड सेक्शन 10 में बात की थी एब्सेंस ऑफ द रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार एब्सेंस है या फिर उसके ऑफिस में वैकेंसी है तब क्या होगा? तब आईजी जो है किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा। अगर आईजी फेल हो जाता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है वो एज आ रजिस्ट्रार काम करेगा जब तक कि वो वैकेंसी जो है फिल नहीं कर दी जाती स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और सेक्शन 11 में बताया गया था कि जो रजिस्ट्रार अगर छुट्टी पे है तो वो अपने सबॉर्डिनेट जो सब रजिस्ट्रार है उसे बोल सकता है कि वो उसका काम संभाल ले, या फिर किसी भी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पर काम करने के लिए, ठीक है। सेक्शन 12 में बात की थी सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट करे उसकी प्लेस पर जब तक कि वैकेंसी जो है फिल नहीं कर दी जाती, ठीक है। सेक्शन 12 में, सेक्शन 13 में, सेक्शन 10, 11 एंड 12 में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उसकी रिपोर्ट जो है आईजी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 14 में ऑफिसर्स के बारे में बात की गई थी। सब रजिस्टर एंड रजिस्टर का ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी। सेक्शन 15 बताता था सील ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर की सील के बारे में बताया गया सेक्शन 15 में कि ये जो रजिस्ट्रार की सील है उसके ऊपर लिखा जाएगा कि सील ऑफ द रजिस्टर, एंड सब रजिस्टर की सील के ऊपर लिखा जाएगा सील ऑफ द सब रजिस्टर। सेक्शन 16 बात करता है रजिस्टरिंग बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्स के बारे में कि ये जो रजिस्टरिंग बुक्स हैं या फिर फायर प्रूफ बॉक्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये जो रिकॉर्ड है पूरा बुक्स का इन्हें कंप्यूटर फ्लॉपीज़ में भी रखा जाएगा। सेक्शन 16A ये बात करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लेना, ठीक है।